दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों प्रीवियस ईयर्स पेपर्स रिवीजन श्रृंखला के अंतर्गत आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे यूपी टीजीटी सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास खंड। इसमें हम कुल 63 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों ये वीडियो जो है टीजीटी पीजीटी परीक्षा के साथ साथ जीआईसी प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज प्रवक्ता और उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास विषय के लिए बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों 2004 के लिए बता दें, टीजीटी परीक्षा एक बार कैंसिल हुई थी और ये प्रश्न पत्र जो है हम उसी निरस्त परीक्षा को हल कर रहे हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसमें जो प्रश्न थे बहुत ही महत्वपूर्ण थे। तो आइए इसको रिवाइज कर लेते हैं। आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। पहला प्रश्न है दोस्तों इस वीडियो का, सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी द्वारा किस वर्ष आरंभ किया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप जानते हैं गांधी जी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, वेदों के काव्यात्मक हिस्से को क्या कहा जाता है? वेदों के काव्यात्मक हिस्से को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आपके ब्राह्मण, आरण्यक, संहिता और उपनिषद। तो दोस्तों वेदों का जो काव्यात्मक हिस्सा है या जो गाया जाने वाला हिस्सा है उसको संहिता कहा जाता है। अगला प्रश्न बहुत ही आसान है, बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान दोस्तों बोध गया में प्राप्त हुआ था और जिस वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था उसको बोधि वृक्ष कहा जाता है। तो सही उत्तर है बुद्ध को ज्ञान गया में प्राप्त हुआ था और ये स्थान बिहार में स्थित है। बोध गया में गौतम बुद्ध को वट वृक्ष के नीचे बैसाख मास की पूर्णिमा को ज्ञान प्राप्त हुआ था और तब से उनको तथागत कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए अशोक ने अधिकारियों की नियुक्ति की थी जिन्हें क्या कहा जाता है? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा। ऑप्शन है आपके रजुक, युत, आमात्य और धर्म महामात्य। तो दोस्तों सही उत्तर है धर्म महामात्य। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने अधिकारियों की जो नियुक्ति की थी उनको धर्म महामात्य कहा जाता था। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त के दरबार में सेल्यूकस ने एक दूत भेजा था, इसका नाम क्या था? तो सेल्यूकस द्वारा जो दूत भेजा गया था चंद्रगुप्त के दरबार में उसका नाम मेगास्थनीज था। मेगास्थनीज 14 वर्ष तक भारत में रहा और अपनी जो अनुभव थे और जो उसने समाज देखा था, भारत की जो व्यवस्था देखी थी उसके आधार पर उसने इंडिका नामक ग्रंथ की रचना की थी। अगला प्रश्न है, हूणों ने भारत पर किसके समय में आक्रमण किया था? गुप्त, मौर्य, फ्लास और सेना। तो सही उत्तर है दोस्तों गुप्त के समय, गुप्त युग के समय या गुप्त शासनकाल के समय हूणों ने भारत पर आक्रमण किया था। क्योंकि हूण मध्य एशिया में निवास करने वाली एक बर्बर जात थी और इसका प्रथम आक्रमण जो है गुप्त वंश के शासक स्कंदगुप्त के समय में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए बहुत ही आसान है और महत्वपूर्ण भी है। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष पर एक मेले का आयोजन करता था, कहाँ पर? ऑप्शन है आपके थानेश्वर, कन्नौज, प्रयाग और बनारस। तो सही उत्तर है प्रयाग में दोस्तों हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष पर एक मेले का आयोजन करता था। और चीनी यात्री ह्वेनसांग जो था हर्षवर्धन के समय में आया था, उसने कहा था कि प्रयाग में वर्धनवर्षी हंस एक सभा का आयोजन करता था जिसमें वह 5 वर्ष के उपरांत स्वयं द्वारा अर्जित द्रव्य का दान करता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिंध पर अरबों के कब्जे के बाद मोहम्मद बिन कासिम द्वारा लगाया गया भूमिकर क्या कहलाता था? तो सही उत्तर है ये था जो भूमिकर था उसको खिराज कहा जाता था। अरबों ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 712 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त की थी और एक नया भूमिकर लगाया था। दोस्तों जजिया जो था, जजिया एक धार्मिक कर था लेकिन खिराज जो था वो एक भूमिकर था। अगला प्रश्न है, भारत में दास राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कुतुबुद्दीन ऐबक एक गुलाम था। गुलाम राजवंश पूछे या दास राजवंश, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में दास राजवंश या गुलाम राजवंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, महान कवि फिरदौसी किसके दरबार की शोभा बढ़ाता था? तो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों,
फिरदौसी जो था इसकी प्रसिद्ध कृति शाहनामा है और ये सुल्तान महमूद के दरबार में रहता था। इसको पूर्व का होमर कहा जाता है और ये सुल्तान महमूद के दरबार में रहता था। इसकी महत्वपूर्ण कृति शाहनामा है और शाहनामा लिखने के लिए सुल्तान ने उसे 60,000 सोने का सिक्का देने का प्रण किया था और अंततः अपनी बात से मुकर कर उसके स्थान पर 60,000 चांदी का सिक्का दिया था और परिणामतः फिरदौसी क्रुद्ध होकर जो है गजनी के सदा के लिए त्याग दिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया था? तो एक आप मुहावरा सुनते होंगे, दिल्ली से दौलताबाद, तो सही उत्तर है दौलताबाद। तो मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया था और इस राजधानी परिवर्तन का उद्देश्य मंगोल आक्रमण से सुरक्षा था, लेकिन योजना असफल हो गई थी। अगला प्रश्न है, दास राजाओं में सबसे महान किसे कहा जाता है? शमसुद्दीन इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, सुल्तान रजिया और बहराम शाह। दोस्तों, भारत में गुलाम वंश की स्थापना यद्यपि कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, लेकिन भारत में मुस्लिम संप्रभुता का इतिहास इल्तुतमिश से आरंभ होता है। तो गुलाम राजाओं में या दास राजाओं में सबसे महत्वपूर्ण शासक शमसुद्दीन इल्तुतमिश था। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने दक्कन को भेदा था? तो ये था दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने दक्षिण भारत को जीतने का प्रयास किया था और दक्षिण अभियान में उसकी सेना पर मलिक काफूर को सफलता मिली थी। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे बड़ा मकबरा गोल गुंबद किस राज्य में स्थित है? तो गोल गुंबद कर्नाटक के बीजापुर में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मेवाड़ राज्य जो बाबर के समय से ही मुगल साम्राज्य को चुनौती दे रहा था, किसके समय में पराजित हुआ? तो राणा प्रताप की मृत्यु के बाद मेवाड़ राज्य जो था राणा प्रताप की मृत्यु के बाद उनका पुत्र हुआ, उसने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो सही उत्तर है मेवाड़ जो था जहांगीर के समय में पराजित किया गया। अगला प्रश्न है, साबरमती के बाएं किनारे पर स्थित अहमदाबाद शहर किसके द्वारा बनाया गया था? तो अहमदाबाद अहमद शाह, बहमनी शासक था अहमद शाह, उसने साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद शहर की स्थापना की थी और उसको अपनी राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न है, विजयनगर राजवंश की राजधानी हम्पी किस नदी के किनारे स्थित थी? विजयनगर राजवंश की राजधानी जो थी हम्पी, ये किस नदी? तो सही उत्तर है तुंगभद्रा नदी के किनारे विजयनगर की राजधानी स्थित थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, मनसबदार प्रणाली किसने आरंभ की थी? बाबर, शेरशाह, अकबर और हुमायूं। तो सही उत्तर है अकबर ने मनसबदारी प्रणाली शुरू की थी और यह प्रणाली शासनकाल में शासन को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए किया गया था। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि मनसबदारी प्रथा जो थी वो फारस की प्रथा के आधार पर प्रचलित थी। मनसबदारियों की 3 श्रेणियां थीं जो उनके जात और सवार के अनुसार निर्धारित होती थी। अगला प्रश्न है, किस भारतीय शासक की प्रशासन प्रणाली में महतरफा और जकात नाम का सीमा शुल्क लगाया गया था? तो दोस्तों सही उत्तर है औरंगजेब। औरंगजेब के समय में जो है 80 करों को समाप्त कर दिया गया। महतरफा एक व्यापार कर था जो मुसलमानों को हिंदुओं को अपेक्षा अधिक छूट प्रदान करते थे और मुसलमानों द्वारा इसके दुरुपयोग के कारण औरंगजेब ने पुनः इस कर को लगा दिया था। अकबर एक मामले में प्रसिद्ध था जो भारत के बहुत कम राजाओं और सम्राटों में था, क्योंकि ऑप्शन है उसने कई धर्मों, जातियों और राज्यनिष्ठा वाले लोगों को एक सुसंगठित और संघर्षशील साम्राज्य में बदल दिया था। इसलिए अकबर भारत के बहुत कम राजाओं में अलग छाप छोड़ने वाला या अद्वितीय बादशाह था। अगला प्रश्न है, अकबरनामा किसकी लिखी किताब है? तो अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की है। दोस्तों अबुल फजल जो अकबरनामा पुस्तक की रचना की थी, ये 3 भागों में पुस्तक 3 भागों में है और तीसरा भाग आईने अकबरी कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न, जब प्लासी का युद्ध 1757 अपने चरम पर था तो कौन सिराजुद्दौला का साथ छोड़कर लॉर्ड क्लाइव के अधीन अंग्रेजों से
जा मिला था। तो ये था मीर जाफ़र। मीर जाफ़र दोस्तों मंत्री था और 23 जून 1757 को प्लासी के युद्ध में मीर जाफ़र ने सिराजुद्दौला का साथ छोड़कर लॉर्ड क्लाइव के अधीन अंग्रेज़ों से मिल लिया था और इस युद्ध में लॉर्ड क्लाइव की ये कूटनीति जो है सफल हो गई थी और सिराजुद्दौला पराजित हो गया था। अगला प्रश्न है, एक पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा कब कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचा और भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी? तो सही उत्तर है 22 अप्रैल 1498 को प्रथम पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा भारत आया था। और सही उत्तर है दोस्तों विकल्प 3। अगर जो देखा जाए तो 22 अप्रैल 1498, लेकिन सही तिथि जो है वो है 17 मई 1498। याद रखिएगा, वास्को डिगामा 17 मई 1498 को भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाला प्रथम नाविक था, लेकिन यहाँ पर तिथि आपकी गलत दी गई है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी फौज को किसके द्वारा अतिरिक्त भत्ता, दुगुना भत्ता दिया गया था? तो ये था मीर जाफ़र। मीर जाफ़र द्वारा अंग्रेजी फौज को दुगुना भत्ता दिया गया था और बंगाल में मीर जाफ़र की गतिविधियों के कारण या उसके विश्वासघात के कारण सिराजुद्दौला की हार हुई थी। अगला प्रश्न है, पांडिचेरी स्थापित किया गया था इसके द्वारा, किसके द्वारा? तो मार्टिन। दोस्तों पांडिचेरी की स्थापना 1673 में फ्रैंको मार्टिन और वेलांगर द लेस्पिने ने की थी। तो सही उत्तर है मार्टिन के द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्लैक होल की दुखद घटना के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो ब्लैक होल की घटना के समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था और उसने हालवेल जो है एक अंग्रेजी इतिहासकार है, उसने इस घटना के विषय में कहा था कि युद्ध की आय प्रणाली के अनुसार अंग्रेजी बंदियों को, जिसमें स्त्रियां और बच्चे शामिल थे, कुल 146 बंदियों के लिए 18 बाई 14 फुट के कमरे में बलात बंद कर दिया गया था, जिसमें दम घुटने के कारण 23 लोगों को छोड़कर शेष लोग दिवंगत हो गए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय सिविल सेवा का संस्थापक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार किस गवर्नर जनरल के समय में तार और रेल सेवा प्रारंभ की गई? तो ये है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के समय में रेल सेवा और तार सेवा प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न है, उस परमिट को क्या कहा गया था जिसके अधीन ईस्ट इंडिया कंपनी को 1757 से प्रत्येक प्रकार के लेन देन में मुक्त भाव से उपयोग के लिए निरीक्षण और सीमा शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त थी? तो उस परमिट को या उस आज्ञा पत्र को दस्तक नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, किस वायसराय के समय में बंगाल नगर पालिका अधिनियम 1884 पारित किया गया था? तो उस समय बंगाल का उस समय वायसराय जो था लॉर्ड रिपन था, जिसके समय में बंगाल नगर पालिका अधिनियम 1884 पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, वह यूरोपीय देश जिसने सबसे पहले भारत में व्यापार आरंभ किया था? तो आप जानते हैं यूरोपियों का जब भारत आगमन का जो क्रम है उसमें सबसे पहले पुर्तगाली थे, तो पुर्तगालियों ने सबसे पहले जो है दोस्तों भारत से व्यापार करना आरंभ किया था। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली प्रेसिडेंसी कहाँ थी? तो ये था मद्रास में। अंग्रेजों ने दक्षिण पूर्व समुद्र तट पर 1611 में मछलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी स्थापित की थी। ये गोलकुंडा राज्य का बंदरगाह था और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम प्रेसिडेंसी मद्रास में स्थापित हुई थी। अगला प्रश्न है, अल्बुकर्क ने गोवा कब्जा कहाँ से किया था? तो सही उत्तर है बीजापुर से। अल्बुकर्क ने 1510 में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह को हराकर गोवा पर अधिकार किया था और भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को माना जाता है और इसने पुर्तगाली शक्ति को भारत में क्षेत्रीय आधार प्रदान किया था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार पर अपना एकाधिकार कब खो दिया? ऑप्शन है आपके 1798, 1813, 1833 और 1853। तो सही उत्तर है 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय व्यापार का एकाधिकार खत्म कर दिया था, यद्यपि उसके चीन के व्यापार और चाय के व्यापार का एकाधिकार चलता रहा था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय मामलों में पहला वैधानिक हस्तक्षेप किस अधिनियम द्वारा किया गया था? ऑप्शन है द डिक्लोरेटरी एक्ट 1781, मॉक्सेज इंडिया बिल 1783,
पिट्स इंडिया बिल 1784 और द रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो सही उत्तर है ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय महिला मामलों में पहला वैधानिक हस्तक्षेप रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह स्थान जहां 1857 के विद्रोह को मौलवियों और पंडितों के द्वारा समान रूप से बढ़ावा दिया गया था, तो ये स्थान था बिहार। बिहार में दोस्तों मौलवी और पंडितों द्वारा इसको समान रूप से जो है इसका समर्थन किया गया था। अगला प्रश्न है, आर्य समाज ने किस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि प्राप्त की थी? तो सही उत्तर है दोस्तों शैक्षिक सुधारों में। शैक्षिक सुधारों में आर्य समाज ने सबसे अधिक जो है उपलब्धि या सबसे अधिक विकास किया था। दयानंद सरस्वती ने 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की थी। और दोस्तों DAV जो इंटर कॉलेज हैं और कॉलेज हैं पंजाब और उत्तर भारत के अनेक राज्यों में फैले हुए हैं। दयानंद एग्लो वैदिक, तो ये जो है आर्य समाज जो था इसने शिक्षा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि हासिल की थी। अगला प्रश्न है, देवबंद उत्तर प्रदेश में दारुल उलूम का संबंध किससे है? तो दारुल उलूम मुस्लिम सुधार आंदोलन से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो सही उत्तर है 1885। 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में कांग्रेस की स्थापना हुई थी और इसके स्थापक A.O. ह्यूम यानी एलन एक्टोवियन ह्यूम थे और प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद किसके नेतृत्व में कांग्रेसियों ने स्वराज दल नामक एक नई पार्टी बनाई थी? तो सही उत्तर है दोस्तों चित्तरंजन दास के नेतृत्व में जो है मोतीलाल नेहरू ने स्वराज दल का जो है गठन किया था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश संसद के लिए चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? तो ये थे दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन में एक विशिष्ट भूमिका निभाने वाले कौन थे? ऑप्शन है बंगाल के छात्र, किसान, दुकानदार और भारतीय पदाधिकारीगण। तो सही उत्तर है स्वदेशी आंदोलन में बंगाल के छात्रों ने विशिष्ट भूमिका निभाई थी। इस आंदोलन में जो बंगाल विभाजन हुआ था, 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन हुआ था। 7 अगस्त 1905 से इस विभाजन के विरुद्ध आंदोलन शुरू हुआ था और इसमें युवक, छात्र और महिलाएं पहली बार सक्रिय राजनीति में आए थे। अगला प्रश्न है, गांधी जी के राष्ट्रवाद का मुंह दिन पर दिन किसकी ओर मोड़ा था? तो सही उत्तर है दोस्तों आम जनता की ओर। गांधी जी ने राष्ट्रवाद को आम जनता की ओर जो है केंद्रित कर दिया था। किसे देशबंधु के नाम से जाना जाता है? तो विभिन्न जो हमारे क्रांतिकारी हैं उनके उपनाम में आप जानेंगे। चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से और CF एंड्रूज को दोस्तों दीनबंधु के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न बहुत ही आसान है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? तो सही उत्तर है मार्च 1931 में। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर षड्यंत्र कांड से जोड़कर फांसी दे दी गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, बाल गंगाधर तिलक ने किस अंग्रेजी समाचार पत्र का संपादन किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने मराठा जो है अंग्रेजी समाचार पत्र और केसरी जो था, केसरी मराठा में था, वो मराठा और केसरी का संपादन किया था। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने पहली बार पाकिस्तान की मांग कब की थी? तो सही उत्तर है 1940 में। 1940 में मुस्लिम लीग द्वारा लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग प्रस्तुत की गई थी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी किस वर्ष सक्रिय रूप से राजनीति में आए थे? तो वर्ष 1919 में। 1919 में गांधी जी सक्रिय राजनीति में आए थे और मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह हुआ था। उन्होंने भारत में देशव्यापी संघर्ष छोड़ने का ये गांधी का पहला प्रयास था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं में कौन सी घटना पहले घटी थी? भारत छोड़ो आंदोलन, दांडी यात्रा, असहयोग आंदोलन और चंपारण सत्याग्रह। तो सही उत्तर है चंपारण सत्याग्रह सबसे पहली घटी घटना है। जैसे चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, असहयोग आंदोलन 1920 में, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। सरदार पटेल किससे जुड़े थे? बारदेली, चंपारण, चौरी चौरा और वर्धा। तो सही उत्तर है सरदार पटेल बारदोली से जुड़े हुए थे।
अगला प्रश्न है, किसने लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो सही उत्तर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अगला प्रश्न है, कौन इसमें से समांतर लोकमान्य के नाम से जाना जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य के नाम से जाने जाते हैं। भारत छोड़ो संकल्प का प्रारूप या ड्राफ्ट किसने बनाया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने दोस्तों 1942 को वर्धा में आयोजित कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया था। अगला प्रश्न है कि गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने 1605 में किसके कहने पर मृत्युदंड दिया था? तो ये थे चंदू शाह। दीवान चंदू शाह के कहने पर गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने मृत्युदंड दे दिया था। अगला प्रश्न है, समाजवाद की संकल्पना किसके द्वारा क्रमबद्धता से विकसित की गई थी? ऑप्शन है आपके एडम स्मिथ, रॉबर्ट ओवन, सेंट साइमन और कार्ल मार्क्स। तो दोस्तों कार्ल मार्क्स जो था वो क्रमबद्धता से समाजवाद की संकल्पना विकसित करने वाला विचारक है, जबकि सेंट साइमन और रॉबर्ट ओवन जो हैं ये समाजवाद के कल्पनावादी विचारक माने जाते हैं, जबकि एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के जनक या हस्तक्षेप की नीति के समर्थक माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसने कहा था कि मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है फिर भी सभी जगह जंजीरों से बंधा होता है? ये किसका कथन है? तो ये कथन प्रसिद्ध समझौतावादी विचारक रूसो का है। वो कहता है कि जो है मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है लेकिन फिर भी हर जगह जंजीरों से बंधा होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नाजियों द्वारा किस पुस्तक को अपना बाइबिल माना गया है? तो सही उत्तर है मीन कैंप। मीन कैंप या मेरा संघर्ष ये हिटलर की रचना है। हिटलर ने मीन कैंप पुस्तक की रचना की थी जो उसकी विदेश नीति की झलक देता है और इस पुस्तक को नाजियों द्वारा अपना बाइबिल माना जाता है। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एशिया में वह कौन सा देश था जिसने अपने स्वतंत्रता की घोषणा की थी? तो सही उत्तर है भारत, बर्मा, इंडोनेशिया और श्रीलंका में से भारत द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्र हुआ था, यानी 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ और भारत 1947 में आज़ाद हुआ था। इसके साथ ही दोस्तों 1948 में बर्मा और श्रीलंका तथा 1950 में इंडोनेशिया ने स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन विजया किसे मुक्त कराने के लिए प्रारंभ किया गया था? तो ये था गोवा को दोस्तों, गोवा स्वतंत्रता संग्राम को मुक्त कराने के लिए दोस्तों ऑपरेशन विजया चलाया गया था और सैनिक कार्रवाई द्वारा गोवा, दमन और दीव पर अधिकार किया गया। अगला प्रश्न है, भारत और चीन के बीच की लड़ाई किस काल में लड़ी गई थी? तो ये वर्ष था 1962। 8 सितंबर 1962 को भारत पर चीन ने आक्रमण कर दिया और 20 अक्टूबर में 30,000 चीनी सैनिकों ने लद्दाख और असम के उत्तर स्थित नेफा पर भारी आक्रमण किया था। तो सही उत्तर है भारत और चीन के बीच की लड़ाई 1962 में। सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों सूर्य मंदिर सूर्य देवता को समर्पित मंदिर कोणार्क में स्थित है और ये मंदिर ब्लैक पैगोंडा या काला पैगोंडा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों नरसिंह देव ने इस मंदिर का निर्माण किया था। ये मंदिर 775 फुट लंबे और 540 फुट चौड़े प्रांगण में बनवाया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, झूमर नृत्य के लिए कौन सा राज्य लोकप्रिय है? ऑप्शन है आपके नागालैंड, छत्तीसगढ़, छोटा नागपुर और महाराष्ट्र। तो सही उत्तर है घूमर। ऐसे तो घूमर जो है राजस्थान का लोक नृत्य है, ये स्त्रियों का लोक नृत्य है, जबकि छोटा नागपुर पठार में झूमर और पैका नृत्य किया जाता है और ये वर्षा से पूर्व और उसकी समाप्ति पर जतरा नृत्य किया जाता है इस क्षेत्र में। लेकिन छोटा नागपुर क्षेत्र जो है वो झूमर नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो आप जानते हैं गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात जूनागढ़ में स्थित है और ये एशियाई सिंह और जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। टीजीटी सामाजिक विज्ञान के लिए इतिहास से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं उनको हमने इस वीडियो में सॉल्व किया है। आप इसको तैयार कर लीजिएगा और पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें।